दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक शादी को अटेंड करने के लिए जाता है। शादी मैरिज हॉल के अंदर थी और वहाँ पर वो लोग अच्छी तरीके से शादी को एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद वहाँ से वापस लौटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग मैरिज हॉल से बाहर निकलते हैं तो उस व्यक्ति की जो पत्नी होती है उसकी नज़र मैरिज हॉल के मेन गेट पर रखे हुए एक डस्टबिन पर पड़ती है, जहां पर ज़्यादातर जूठन को लाकर डाला जा रहा था। और वहीं पर एक काफ़ी ज़्यादा लाचार और बुरी हालत में महिला खड़ी हुई थी, जो डस्टबिन में से खाना उठा उठा कर खा रही थी। अब जैसे ही उस व्यक्ति की पत्नी उस महिला को इस हालत में देखती है तो उसके बाद अपने पति से कहती है कि देखो ना, ये कितनी लाचार है, कितनी बेबस है, तुम ऐसा करो अपने पास से कुछ पैसे इसे दे दो ताकि ये कुछ खाना खरीद कर खा सके। अब इसके बाद जो पति होता है वो अपनी पत्नी के कहे अनुसार कुछ पैसे अपने हाथ में लेकर उस महिला के पास चला जाता है। लेकिन जैसे ही पास जाकर वो पति उस महिला को गौर से देखता है तो देखते ही एकदम से पूरी तरीके से हैरान और भौचक्का सा रह जाता है और सोचने लगता है कि इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। इधर जो वो महिला होती है वो भी उस व्यक्ति को देखकर पहचान जाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन तभी वो व्यक्ति उन पैसों को आगे बढ़ाता है और चुपचाप उन पैसों को उसे देकर अपने परिवार के साथ वापस से निकल जाता है। कौन थी वो महिला और किस वजह से वो इस व्यक्ति को देखकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे और किस वजह से व्यक्ति उसको जानता था, पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम है आरती। आरती जो कि अपने माता पिता की बड़ी लाडली बेटी है और अच्छे से उसका समय व्यतीत हो रहा है। लेकिन जो आरती है उसका स्वभाव थोड़ा सा चंचल है। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं, केवल उसने 10वीं क्लास की है और उसके बाद वो घर पर रहकर अपनी माँ के साथ माँ के काम में हाथ बटाया करती है। लेकिन वहीं पर गांव का ही एक लड़का जिसका नाम योगेश होता है, आरती उससे प्यार किया करती है और जब भी उसे टाइम मिला करता उसके साथ अच्छा समय व्यतीत किया करती। अब धीरे धीरे इसी तरीके से समय बीत रहा था, लेकिन तभी एक दिन अचानक से ये बात आरती के घर वालों को पता चल जाती है और जब वो लोग आरती से इस बारे में बात करते हैं तो आरती अपना सर नीचे की तरफ कर लेती है। इसके बाद जो आरती होती है उसके घर वाले उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और सोचते हैं कि अगर ऐसे ही मामला चलता रहा तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। गांव का ही लड़का है और बदनामी का हमें सामना करना पड़ेगा। इसी बात को सोचकर माता पिता उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं और ढूंढने से उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है जो कि पास के ही गांव का रहने वाला था। और जैसे ही रिश्तेदारी के कॉन्टैक्ट से उस लड़के को आरती को दिखाया जाता है तो एकदम से वो लड़का आरती को पसंद कर लेता है और आरती के घर वाले दोनों की शादी तय कर लेते हैं। लड़के का नाम होता है प्रदीप और प्रदीप के घर पर अच्छी खासी पुश्तैनी ज़मीन है और साथ में वो एक प्राइवेट नौकरी भी किया करता है। आरती देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, तो जो प्रदीप होता है वो देखते ही उसे पसंद कर लेता है और शादी के लिए एग्री हो जाता है। घर वालों की रजामंदी से कुछ दिनों में ही उन दोनों की शादी हो जाती है रीति रिवाज के हिसाब से। और शादी होने के बाद जो आरती होती है वो दुल्हन बनकर प्रदीप के घर में आती है। आरती के घर वाले सोच रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ, बेटी की शादी हो गई और अब हमारी नाक नहीं कटेगी, आराम से समय व्यतीत हो जाएगा। लेकिन जो आरती होती है वो पीछे से भी अच्छे खासे घर की थी और यहाँ भी जहाँ उसकी शादी हुई थी अच्छे खासे घर में होती है। तो उसके बाद वो अपने पति से फ़ोन की डिमांड करने लगती है और पति के कहे अनुसार उसे फ़ोन दिया जाता है, क्योंकि जो प्रदीप था वो मन ही मन आरती को बहुत ज़्यादा पसंद कर चुका था और उससे पहली मुलाकात में ही प्यार कर बैठा था। इसके बाद वो अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करता है और उसे एक मोबाइल फ़ोन लाकर दे देता है। आरती को मोबाइल फ़ोन मिल जाता है और इसके बाद जब प्रदीप ड्यूटी पर चला जाया करता तो वो दिन भर उस मोबाइल फ़ोन पर ही लगी रहा करती और मोबाइल फ़ोन से बातें किया करती। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय जब बाद जो प्रदीप के माता पिता होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि बेटा बहुत ज़्यादा फ़ोन पर ये बात करती है, समय अपना निकाला करती है और मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ परेशानी है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन तभी जो प्रदीप होता है अपने घर वालों की बात को नहीं मानता है और कहता है कि माँ जी, बाबू जी, आजकल मॉडर्न ज़माना है
और आजकल ऐसा ही लोग किया करते हैं। लेकिन माता पिता फिर भी उसे वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि बेटा जो कुछ भी है उसे जांच ले, और उसके बाद ही किसी पर इस तरीके से भरोसा किया करते हैं। क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माना तो है, लेकिन ज़माना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। प्रदीप घर वालों की बात को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसी तरीके से कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब आरती जो होती है उसे भी पता चल जाता है कि प्रदीप उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है। तो उसके बाद जो आरती होती है वो प्रदीप के साथ प्यार का नाटक करने लगती है और धीरे धीरे उसे अपने प्रेम जाल में और भी ज़्यादा फंसा लेती है। पति पत्नी के बीच में प्रेम होना कोई बुरी बात नहीं है, और इस बात को देखकर घर वालों को भी इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं लगती है। बेटा और बहू में प्यार है तो ये तो अच्छी बात है। इसी बात से जो आरती होती है उसकी शादी को लगभग 1 साल बीत जाता है, और 1 साल बाद अचानक जो आरती होती है वो अपने पति प्रदीप से प्यार की निशानी ताजमहल को देखने के बारे में कहने लगती है और कहती है कि मुझे ताजमहल देखना है और बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन जब जब मैं तुमसे प्यार किया करती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ही ताजमहल को देखना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर जो प्रदीप होता है वो बड़ा ही खुश होता है, और वो भी अब आरती पर विश्वास करने लगा था, और वो उससे कह देता है कि ठीक है, मैं कंपनी से 1 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ और उसके बाद हम लोग ताजमहल देखने के लिए चलेंगे और अच्छे से वहाँ पर एंजॉय करेंगे। ऐसा कहकर जो प्रदीप होता है अपनी कंपनी से 1 की जगह 3 दिन की छुट्टी लेता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को और भी कई जगह घुमाना चाहता था ताकि उसकी पत्नी को एक सरप्राइज़ मिल सके। यही सोचकर जो प्रदीप होता है अगले ही दिन अपनी पत्नी के साथ सीधा ताजमहल देखने के लिए निकल जाता है। वो लोग ग्रामीण लोग थे और उनके पास अपनी कोई कार नहीं थी। दरअसल ताजमहल देखने के लिए उन्हें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था, तो इसी वजह से वो बस से जाने का तय करते हैं। प्रदीप और आरती दोनों एक बस में बैठते हैं। प्रदीप टिकट कटवाता है और धीरे धीरे दोनों लोग आगरा ताजमहल पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जो प्रदीप होता है अपने और अपनी आरती के लिए ताजमहल की टिकट लेता है, और टिकट लेने के बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। वहीं पर ढेर सारे फोटोग्राफर होते हैं, आपने देखा होगा, ऐसी जगहों पर मिलते हैं जो घूम रहे होते हैं, जो कि यात्रियों का फ़ोटो खींचा करते थे। और इसके बाद जैसे ही प्रदीप को ये फ़ोटोग्राफ़र दिखाई देता है तो एक फ़ोटोग्राफ़र को बुलाया जाता है और बुलाते हैं अपने पास अपना फ़ोटो निकलवाने के लिए, कहते हैं, और उससे पूछने लगते हैं कि कितनी देर लगेगी इसको प्रिंट होने में। तो फोटोग्राफ़र कहता है कि मैं इस फ़ोटो को आपको हाथों हाथ में दे दूँगा, केवल 10 से 15 मिनट लगेंगे। जब तक आप ताजमहल को देखिएगा उतनी देर में मैं इस फ़ोटो को प्रिंट करके ले आऊँगा। इसके लिए आपको आधे पैसे पहले देने होंगे और आधे पैसे फ़ोटो आपको जब देंगे तब आपको देना होगा। इसके बाद जो प्रदीप होता है वो आरती को अपनी साइड में खड़ा करता है और उसके पीछे ताजमहल आ रहा था, और वो दोनों वहाँ से फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के बाद वो फोटोग्राफ़र आधे पैसे लेकर उसको प्रिंट करवाने के लिए चला जाता है, और आरती प्रदीप के साथ ताजमहल को बड़ी गौर से देख रहा था। इधर आरती भी बड़ी गौर से देख रही थी। तभी जो प्रदीप है वो आरती से कहने लगता है कि आरती देखो ना, ताजमहल को बनवाने वाला अपनी पत्नी से कितना प्यार करता होगा कि उसके लिए उसने इतना सारा पैसा खर्च कर दिया। तो आरती उस ताजमहल को देखते हुए कहने लगती है कि हाँ, आप सही कह रहे हो, प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इसी तरीके से उन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातें होती हैं, और बातें होने के बाद दोनों वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो फोटोग्राफ़र आता है और उस फ़ोटो को प्रदीप को दे देता है, और प्रदीप बाकी पैसे दे देते हैं उसको। इसके बाद जो प्रदीप और आरती होते हैं वो वहाँ से वापस लौटने वाले होते हैं, और जो प्रदीप होता है उसके दिमाग में ये बात है कि इसे मैंने ताजमहल तो दिखा दिया है, लेकिन अब दिल्ली का लाल किला भी दिखाऊंगा और यहाँ से हम लोग वापस दिल्ली जाएंगे। प्रदीप ये बात अपने मन में रखता है और वहाँ से वापस लौटने लगता है। लेकिन वो लोग जिस बस में बैठे हुए थे, अचानक से रास्ते में एक जगह आती है, और उस जगह पर आकर जो आरती होती है वो उस बस को रोकने के लिए कहने लगती है। और जब प्रदीप उसको पूछता है कि तुम बस को क्यों रुकवाना चाहती हो, तो वो कहने लगती है कि यहाँ पर यानी कि पास में ही एक गांव है जिस गांव के अंदर मेरी मौसी रहा करती हैं, और जब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो क्यों ना अपनी मौसी से मिलती चलूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी दिनों से मुझे याद कर रही थी।
अब उसके बाद प्रदीप सोचता है कि कोई बात नहीं है, अगर ये यहाँ पर रुकना चाहती है तो यहीं पर रुक जाते हैं और इसे इसकी मौसी से मिला लाते हैं। ऐसा सोचकर प्रदीप बस वाले से बस रोकने के लिए कहता है और आरती और प्रदीप दोनों वहाँ पर उतर जाते हैं। वहाँ पर आसपास कोई भी गांव दिखाई नहीं दे रहा था और उसके बाद आरती उसे ले जाकर एक सुनसान रास्ते पर चलने लगती है। उस रास्ते पर चलने के बाद जो प्रदीप होता है वो आरती से पूछने लगता है कि कितनी आगे है तुम्हारी मौसी का घर। तो वो कहने लगती है कि यहीं है, थोड़ी आगे, चिंता मत करो, अभी आ जाएगा। और इसके बाद वो थोड़ी दूर आगे चलती है और चलने के बाद लेकिन जैसे ही थोड़ी आगे वो पहुंचती है तभी आरती बाथरूम का बहाना बनाती है और वहीं पर पास ही की झाड़ियों में जाने लगती है। जैसे ही वो झाड़ियों में जा रही थी तो उसी दौरान जो आरती होती है वो प्रदीप को अपने पास बुलाती है और कहने लगती है कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ आ जाओ, मुझे झाड़ियों में अकेले जाने से डर लग रहा है। इसके बाद जो प्रदीप होता है एक पति की तरह उसके साथ साथ जाता है ताकि उसकी पत्नी को डर न लगे और उसको वहाँ पर झाड़ियों के अंदर ले जाता है। लेकिन तभी अचानक से जैसे ही वो लोग नीचे पहुँचते हैं तो अचानक से एक लड़का जिसके हाथ में एक पत्थर था वो पत्थर को लेकर सीधा प्रदीप के ऊपर वार कर देता है। अब पहला वार उसने जैसे ही किया था तो उसके बाद प्रदीप पहले तो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी तरफ देखते हुए एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। और जैसे ही प्रदीप ज़मीन पर गिरता है तो उसके बाद जो आरती होती है वो एकदम से उसके साथ में आकर खड़ी हो जाती है जिस लड़के ने प्रदीप पर वार किया था। प्रदीप ज़मीन पर गिर गया था और उन्हें लगा था कि अब उसका काम तमाम हो गया है। और इसके बाद आरती और वो लड़का जिसका नाम योगेश होता है जो कि उसके गांव का ही प्रेमी था, वो दोनों वहां से प्रदीप के साथ में जो भी सामान था उस सामान को लेते हैं और वहां से पैदल पैदल दोनों एक साथ बड़ी खुशी खुशी वहां से जाने लगते हैं। प्रदीप जो कि ज़मीन पर गिरा पड़ा हुआ था उसकी आंखें खुली हुई थी, उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था और लेकिन वो बोल और हिल नहीं सकता था, यानी कि थोड़ी देर के लिए वो अनकॉन्शियस हो गया था। लेकिन उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसकी पत्नी जब उस लड़के के साथ वहाँ से चली गई थी और लगभग वो वहाँ से निकल ही गए होंगे तभी उसके हाथ पैर काम करने लगते हैं और इसके बाद वो खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद अपने बैग को टटोलने लगता है और उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने ऐसा उसके साथ कुछ भी कर दिया है। दरअसल यहाँ पर आरती ने अपने पति को इस दुनिया से विदा करने का पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन वो तो अच्छी किस्मत जो पहले वार से वो इस तरीके से ज़मीन पर गिर गया कि जिसे देखकर उन दोनों को लगा कि अब इस दुनिया से वो चला गया है। इसके बाद जैसे तैसे करके दोबारा उस रोड पर चढ़ता है और वहाँ से धीरे धीरे करके एक हॉस्टल तक जाता है। हॉस्टल वाले उसे चोट के बारे में पूछने लगते हैं तो वो कहने लगता है कि मैं टकरा कर गिर गया था और जिसकी वजह से ये चोट आई है। उसके बाद हॉस्टल वाले उसकी फर्स्ट एड कर देते हैं और फर्स्ट एड करने के बाद वहाँ से जो प्रदीप होता है उसको छोड़ दिया जाता है, वो अपने घर चला जाता है। उसे बड़ा ही दुख होता है कि उसने अपनी पत्नी से इतना प्यार किया लेकिन उसकी पत्नी उसे धोखा दे गई और इसी बात को सोचते सोचते वो अपने घर तक पहुंच जाता है। रास्ते में कई बार उसको ख्याल आता है कि वो पुलिस केस कर दे, लेकिन उसने अपने दिमाग में इससे भी बड़ा कुछ सोच रखा था और इसी वजह से वो सीधा अपने घर पहुंच जाता है। घर वाले जब प्रदीप को अकेला आता हुआ देखते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है और वो अपने बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो उसके बाद जो प्रदीप होता है अपने घर वालों को पूरी की पूरी बात बताता है कि इस तरीके से मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया है और एक लड़के के साथ वहाँ से वापस लौट गई मुझे ऐसी हालत में छोड़कर। तभी जो प्रदीप के घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा अगर ऐसी बात है तो हमें उन पर केस करना चाहिए और इस तरीके से उनको नहीं छोड़ना चाहिए। तभी जो प्रदीप होता है वो उनसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं माँ बाबूजी, ऐसा करना कोई सलूशन नहीं है। अगर हम केस करेंगे तो हो सकता है वो अपने घर वालों के दबाव की वजह से दोबारा से माफ़ी मांगकर हमारे इसी घर में आ जाए और ऐसी लड़की हमारे लिए बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है। तो इस वजह से मैं उससे बिल्कुल पीछा छुड़ाना चाहता हूँ और ये हमारे पास एक सुनहरा मौका है जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, क्योंकि अगर उस वार से मैं इस दुनिया से विदा हो जाता तो उसके बाद ना जाने क्या क्या होता है।
लेकिन जब मैं बचा हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हो सकता है और ऊपर वाले का एक आदेश हो सकता है। घर वाले इसकी बात को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन प्रदीप कहता है कि आप लोग चिंता मत करो, जो कुछ करना है मैं करूँगा और कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद जो प्रदीप होता है वो सीधा अपने पिता को लेकर और गांव के कुछ लोगों को लेकर साथ में सीधा अपने ससुराल में पहुंच जाता है, यानी कि अपने सास ससुर के पास पहुंच गया था। जैसे ही सास ससुर प्रदीप को चोट लगा हुआ देखते हैं तो उन्हें भी बड़ी हैरानी होती है और उन्हें अभी कुछ भी नहीं पता कि क्या किया है उनकी बेटी ने और किस वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं। वहाँ पर जाने के बाद जो प्रदीप होता है पूरी कहानी आरती के माता पिता को बताता है और कहता है कि माँ बाबू जी देखो, आपने तो किसी भी बात में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आपकी बेटी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है और अब मैं उसको बिल्कुल भी अपने पास नहीं रख सकता। तो मैं केस भी कर सकता हूँ और इस केस के बदले में आपकी बेटी जेल भी जा सकती है, लेकिन इस चीज़ से दोनों तरफ खिंचाव बढ़ सकता है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। आपकी बेटी ने गलती की है, वो उसके बाद मैं उसे बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखता। इधर गांव के कुछ लोगों को और प्रदीप ने वहां पर बुला लिया था और सभी लोगों के सामने जो आरती के पिता होते हैं वो अब प्रदीप का साथ देते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए वो बेटी सदा मर गई है और तू मेरे धर्म का बेटा है। अगर वो कभी भी मेरे पास आएगी तो मैं अपने घर में उसे घुसने नहीं दूंगा। अब तुझे जैसा लगता है वैसा कर ले, अगर मन करता है तो केस कर दे या फिर अगर तुझे दूसरी शादी करनी है तो बेशक से तू दूसरी शादी कर ले। इस बात का तुम पर कोई भी आरोप नहीं आएगा कि पहली पत्नी के होते हुए तुमने दूसरी शादी कर ली है। समाज की तरफ से ये फैसला हो जाता है और फैसला होने के बाद जो प्रदीप होता है वापस से अपने घर लौट जाता है। उसे अपनी पत्नी की याद तो बहुत आती है, लेकिन वो करे तो भी क्या करे, क्योंकि उसकी पत्नी ने ही ऐसा काम किया था। वो एक और लड़की से दूसरी शादी कर लेता है और उसके साथ अपने जीवन को जीने लगता है, लेकिन इस बार वो सतर्कता के साथ जीवन जीता है और अपनी पत्नी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि धीरे धीरे इस बात को लगभग 6 साल बीत जाते हैं और 6 साल तक प्रदीप को बच्चे भी हो गए थे और वो अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। 6 साल बाद अचानक से प्रदीप को सह परिवार उसकी कंपनी के बॉस की शादी में निमंत्रण दिया जाता है और एक बड़े शहर के बड़े से मैरिज हॉल के अंदर उसकी शादी होने वाली थी। तो इसके बाद प्रदीप अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ उस शादी में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद अच्छी तरह से शादी को वो लोग एंजॉय करते हैं और एंजॉय करने के बाद सभी लोग से हंसते बोलते हैं और वहाँ से वापस निकलने लगते हैं। जैसे ही वो लोग वापस निकल रहे थे तभी अचानक से जो प्रदीप की दूसरी पत्नी होती है उसकी नज़र मैरिज हॉल के मेन गेट पर रखे हुए डस्टबिन पर पड़ जाती है और जैसे ही वो उस डस्टबिन को देखती है जहाँ पर ज़्यादातर जूठन को लाकर डाला जा रहा था और वहीं पर एक काफ़ी ज़्यादा लाचार और बुरी हालत में महिला खड़ी हुई थी जो डस्टबिन में से खाना उठा कर खा रही थी। प्रदीप की दूसरी पत्नी जैसे ही ये नज़ारा देखती है तो एकदम से उसे उस पर तरस आ जाता है, दया आ जाती है और अपने पति से कहने लगती है कि देखो ऐसा करो, ये महिला काफ़ी ज़्यादा लाचार दिखाई दे रही है और ये जूठा खाना उठाकर खा रही है, तुम ऐसा करो अपने पास से कुछ पैसे इसको दे दो ताकि अच्छा खाना खा सके। इसके बाद जो प्रदीप होता है अपनी पत्नी की बात उसे अच्छी लगती है और वो कुछ पैसे अपने हाथ में लेकर उस महिला की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे उस महिला के पास पहुंच जाता है तो एकदम से वो पहचान जाता है, क्योंकि सामने जो महिला थी वो और कोई नहीं बल्कि वही आरती थी जिसने अपने प्रेमी के लिए अपने पति के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। अब जैसे ही आरती प्रदीप को देखती है तो उसकी आंखें में भी नम हो जाती हैं और इधर प्रदीप भी आरती को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो गया था, लेकिन फिर भी जो प्रदीप होता है वो आरती की तरफ उन पैसों को बढ़ाता है और कहता है कि ये लो, इस तरह से खाना मत खाओ, कहीं से अच्छा खाना खरीद कर खा लेना। और ऐसा कहकर वहाँ से वापस लौटने लगता है। उस महिला की आंखों से आंसू टपक रहे थे और ये आंसू जो प्रदीप होता है उसकी दूसरी पत्नी भी देख लेती है। अब पत्नी को देखकर ये बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि प्रदीप जब वहाँ से लौटता है
तो उसके बाद से उसका व्यवहार बदला बदला सा लग रहा है, मानो वो किसी गहन सोच विचार में डूबा हुआ हो। और उधर वो जो महिला थी वो भी इसको देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तो घर जाने के बाद प्रदीप की पत्नी उससे उसके बारे में पूछती है, तो वो उसे बता देता है पूरी कहानी कि ये मेरी वही पत्नी है जिससे अलग होने के बाद मैंने तुमसे शादी की है और इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था। अब इस बात को सुनने के बाद जो उसकी दूसरी पत्नी होती है वो ये बात सोचने लगती है कि इसके आगे इसके साथ क्या हुआ। जो प्रदीप होता है वो भी इस बात को सोचकर अभी तक परेशान था। वो इस बारे में पता लगाने के लिए सीधा आरती के माता पिता के पास फ़ोन कर देता है और उनसे कहने लगता है कि क्या आपको पता है कि आरती फ़िलहाल किस हालत में है। तो उसके बाद जो आरती के पिता होते हैं वो उसे सारी की सारी सच्चाई बता देते हैं। कहते हैं कि बेटा, जिस लड़के के साथ वो तुम्हें धोखा देकर गई थी उस लड़के ने कुछ दिनों तक तो उसे अपने साथ रखा, लेकिन उसके बाद उसे कोई और लड़की मिल गई और इसके बाद उसने धक्के देकर इसको घर से बाहर निकाल दिया। अब धक्के देकर जब उसने घर से इसको बाहर निकाल दिया तो कई दिन तक हमारे घर के दरवाजे पर भी पड़ी रही, लेकिन हमने उसे कभी अपने घर के अंदर घुसने नहीं दिया और इसी वजह से अब वो इधर उधर भीख मांगकर जूठन खाकर अपना गुजारा किया करती है। ये बात सुनकर प्रदीप को बड़ी हैरानी होती है और वो सोचने लगता है कि ऊपर वाला न्याय जरूर करता है। ये बात जैसे ही प्रदीप के माता पिता को पता चलती है तो वो लोग भी यही बात कहते हैं कि ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।